हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो के जरिए बिना लाग लपेट एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराएंगे राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को इज्जत बख्शे, ये सुझाव है कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का। लोकसभा चुनावों के दौरान अपने विवादित बयानों का सिलसिला जारी रखते हुए अय्यर ने यहां तक कह दिया कि भारत ने पाकिस्तान को इज्जत नहीं दी तो संभव है कि वो परमाणु बम से हमला कर देगा। अय्यर के इस बयान पर बवाल मच गया है। एक इंटरव्यू में दिया ये बयान कुछ महीने पहले का बताया जा रहा है, लेकिन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन रहे सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर हो रही चर्चा के कारण अय्यर का ये वीडियो क्लिप भी वायरल हो गया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अय्यर का बयान शेयर करते हुए बीजेपी कह रही है कि मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम है कि चिपता ही नहीं। कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलती है और कांग्रेस के नेता रहते भारत में हैं, लेकिन गुण पाकिस्तान के गाते हैं। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है। और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह क्या रहे पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में, और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में। ये रहे यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के अल्पमत को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के पास बहुमत है तो राज्यपाल के समक्ष विधायकों की परेड करवाएं। बीजेपी के पास अगर बहुमत है तो विधानसभा में साबित करें। और इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय भी मांग लिया है। फिलहाल कांग्रेस की इस मांग पर अभी तक राज्यपाल ने कोई जवाब नहीं दिया है। बता दें कि बीते मंगलवार को हरियाणा की बीजेपी सरकार में 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इन निर्दलियों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हैं। इन विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में तीनों विधायकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थन वापसी की घोषणा की। सरकार से समर्थन वापस लेने और कांग्रेस को समर्थन देने पर निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि बीजेपी ने मुझे किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया। कांग्रेस पार्टी गरीबों और किसानों के बारे में सोचती तो है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा सरकार पर 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी से बड़ा संकट आ गया है, या क्या सरकार अल्पमत में आ चुकी है? तो जवाब है नहीं। इसका कारण है कि अब भी बीजेपी के पास 45 विधायकों का समर्थन है। इनमें से 40 विधायक उनकी अपनी पार्टी के हैं और 5 निर्दलीय हैं। दूसरा सवाल है कि क्या 3 निर्दलियों के समर्थन वापसी से कांग्रेस के पास सरकार बनाने का कोई मौका भी है? इसका भी फिलहाल जवाब है नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, 3 और भी जुड़े तो ये संख्या 33 हुई। वहीं जेजेपी के 10 विधायक कांग्रेस के साथ तो फिलहाल जाने वाले नहीं हैं, और जाते भी हैं तो ये संख्या 43 ही रहती है। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस लोकसभा चुनाव की लड़ाई एक तरह से 2 चेहरों पर ही केंद्रित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। चुनाव की शुरुआत भी इसी विमर्श के साथ हुई थी कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएंगे या विपक्षी गठबंधन कुछ कमाल दिखाएगा। जीत को लेकर बीजेपी या एनडीए खेमे के अपने अनुमान थे और विपक्ष के अपने। सभी की नजरें इन्हीं दोनों पर टिकी हैं। जीत के लिए दोनों खूब मशक्कत भी कर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कौन कितनी रैलियां कर रहा है, साक्षात्कार दे रहा है, कितना पसीना बहा रहा है, कितना आक्रामक प्रचार कर रहा है। फिलहाल अभी तो इसमें पीएम मोदी आगे ही चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद से 8 मई तक पीएम मोदी 103 रैलियां कर चुके हैं। इनमें से मार्च में 9, अप्रैल में 67 और मई में 26 रैलियां हुई।
दिन भर में औसतन 3 रैलियां करते हुए पीएम मोदी मार्च से अब तक क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल पत्र पत्रिकाओं को 24 साक्षात्कार दे चुके हैं। पीएम ने इस दौरान उन्होंने 21 रोड शो भी किए। इसके अलावा सैकड़ों मंदिरों और गुरुद्वारों के दर्शन किए, प्रतिष्ठित लोगों और आम नागरिकों से भी मुलाकात की। वहीं बात राहुल गांधी की करेंगे। राहुल गांधी चुनावों के ऐलान तक न्याय यात्रा कर रहे थे, जो 17 मार्च को खत्म हुई और 18 मार्च से 8 मई तक राहुल ने 39 जनसभाओं को संबोधित किया। इनमें से मार्च में 1, अप्रैल में 29 और मई में 10 शामिल हैं। दिलचस्प ये है कि इनमें से कई रैलियां ऐसी जगहों पर हुई जो कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़ा कर रही है। मसलन 7वें दौर की ऐसी सीट जहां कांग्रेस लड़ाई में भी नहीं है, वहां राहुल तीसरे चरण में प्रचार करते दिखे। इसके अलावा गठबंधन के साथियों के साथ कुछ प्रेस वार्ताएं जरूर हुई हैं, जिसकी जानकारी भी उनके आईटी सेल और सोशल मीडिया के जरिए दी जाती रही है, पर मुख्य धारा के मीडिया को कोई साक्षात्कार नहीं दिया, जो राहुल गांधी को पीएम मोदी से पीछे कर रहा है। 2 साल पहले तक तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS तेलंगाना की सबसे मजबूत पार्टी थी। तब सीएम रहे के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय राजनीति में पैर पसार रहे थे। 5 अक्टूबर 2022 को पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रख लिया। बस यहीं से वक्त बदल गया। देश की राजनीति में जगह बनाने की ख्वाहिश लेकर चल रहे चंद्रशेखर राव तेलंगाना में ही सरकार नहीं बचा पाए। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 39 सीटें जीत पाई और सत्ता से बाहर हो गई। और अब हालात ऐसे हैं कि नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। चुनाव से पहले ही बीआरएस के 10 बड़े नेता बीजेपी और कांग्रेस में चले गए हैं। इनमें से 4 अब भी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, बाकी बीजेपी में हैं। अब लोकसभा चुनाव की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 2019 में सबसे ज्यादा 9 सीटें जीतने वाली बीआरएस इस बार सिर्फ 1 सीट पर मजबूत दिख रही है। दरअसल तेलंगाना में 13 मई को सभी 17 सीटों पर चुनाव है। 5 महीने पहले बीआरएस को हराकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी दिख रही है। पार्टी के 17 में से 9 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार के राज्य में अभी 100 दिन ही पूरे हुए हैं। ऐसे में पार्टी पर लोगों का भरोसा पूरी तरह से कायम नहीं हो पाया है। वहीं विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 सीट जीतने वाली बीजेपी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है। ये बात कैंडिडेट्स के सिलेक्शन से समझ आती है। पार्टी ने हैदराबाद सीट से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सामने हिंदुत्व की बात करने वाली माधवी लता को ही खड़ा कर दिया है। पार्टी को पिछली बार से 2 ज्यादा यानी कि 6 सीटें मिलने के आसार हैं। विशुद्ध राजनीति में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।